अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है हसन रज़ा और आप देख रहे हैं क्लास 9 के फिज़िक्स। डियर स्टूडेंट्स, हमने इससे पिछली गुफ्तगू में टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम और कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम के ऊपर बात की है। यहाँ पर कुछ एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बातें जो करनी ज़रूरी हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए हाउ मैनी कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम्स आर देयर, तो कंडीशंस कितनी है? देयर आर 2 कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन जिसका ताल्लुक है रोटेशनल इक्विलिब्रियम या फोर्स के साथ, दूसरी कंडीशन जिसका ताल्लुक है रोटेशनल इक्विलिब्रियम या टॉर्क के साथ। फिर दूसरा सवाल अगर आपसे पूछ लिया जाए हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम्स आर देयर, टाइप्स में और स्टेट्स में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। टाइप्स भी 2 हैं। स्टैटिक, रुकी हुई चीज़ पर अगर कंडीशंस ओबे हो रही हो तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहलाता है। मूव करती हुई चीज़ पर अगर कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम ओबे हो रही हो तो वो डायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाता है। इसके बाद देयर इज द स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टेट्स डियर स्टूडेंट्स 3 है, तो यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं करना टाइप्स में और स्टेट्स में। एग्जाम में आता है हाँ मैंने टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, बच्चे कहते हैं वो हमने पढ़ी थी, वो 3 होती हैं, तो वो टाइप में 3 लिखाते हैं। टाइप्स 2 हैं, स्टेट्स 3 हैं। तो स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम्स कौन कौन सी हैं? चलिए जी, लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट स्टेट। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। डियर स्टूडेंट्स, जो पहली इक्विलिब्रियम की स्टेट है दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखिए, हमें नाम से भी बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं। स्टेबल ऐसी चीज़ जो अपने आप को कायम रख सके, स्टेबल हो, तो वो इक्विलिब्रियम जो अपने आप को मेंटेन रख सके उसे स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। चलिए इसकी एग्जांपल समझाता हूँ। स्टेबल इक्विलिब्रियम अपने को मेंटेन कैसे रखता है एक एग्जांपल से, और फिर इसको समझते हैं कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा आखिर कब। सपोज करें कि आपके पास एक कोन है जो कि साइड से देखने पर ट्रायंगुलर लगती है। ये कोन है, इसके नीचे आपने कोन देखी हो कि इस तरह से सर्कुलर डायमीटर बन रहा होता है। आपने इस कोन को एक टेबल पे बैलेंस कर दिया। साइड से देखेंगे तो ये कोन आपको ट्रायंगुलर लगेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त इस कोन पे कितनी फोर्सेस लग रही हैं? अगर आप गौर से देखें तो एक इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर एक फोर्स डाउनवर्ड लग रही है, दैट इज व्हाट वी कॉल इट्स वेट, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर टेबल एक फोर्स इस पर अपवर्ड लगा रही है इन ऑर्डर टू बैलेंस इट। अगर आप गौर से देखें तो ये कोन इस वक्त कंप्लीटली बैलेंस्ड स्टेट में है। क्या इस पर फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ओबे हो रही है? बिल्कुल हो रही है। सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल्स टू 0। क्या ये कोन यहाँ पर पड़ी रहेगी? जी बिल्कुल पड़ी रहेगी रेस्ट में। एज लॉन्ग एज ये कोन अपनी बेस पे पड़ी हुई है, ये यहाँ ही पड़ी रहेगी। इसे यहाँ से डिस्टर्ब करने वाली कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही मैं इस पड़ी हुई कोन को थोड़ा सा टिल्ट करूं, तो चलिए मैं ये टिल्टेड कोन थोड़ी सी आपके सामने ड्रॉ करता हूं लाइक दिस। तो डियर स्टूडेंट्स, साइड से देखने पर ये आपको ट्रायंगल की तरह दिखेगी, है ये कोन है, नीचे इसके ऐसे बिल्कुल वैसी एक डायमीटर, एक सर्कुलर एरिया। डियर स्टूडेंट्स, टिल्ट करने पर क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपनी पोजीशन के ऊपर या नो? सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब थोड़ा सा अपनी असल पोजीशन से उठने की वजह से, इस कोन के उठने की वजह से राइज कर गया। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इस पर देखें, क्या 2 फोर्सेस लग रही हैं? बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, गौर से सुनिएगा। यस, इस कोन पर अभी भी 2 फोर्सेस लग रही हैं। इसके वेट की फोर्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर ही लग रही है और वो डाउनवर्ड ही है। ओके, एक फोर्स तो ये हो गई। अब इसकी बेस हवा में है तो इसकी रिएक्शन की फोर्स बेस पर नहीं बल्कि उस पॉइंट पर है जो कि इस वक्त ज़मीन से टच हो रहा है। ये अपवर्ड फोर्स, बिल्कुल अपवर्ड फोर्स इस पॉइंट पर लग रही है जो कि इसको बैलेंस कर रही है, जो कि ये ना तो हवा में उठ रहा ना ये नीचे गिर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, अब क्या ये फर्स्ट कंडीशन को ओबे कर रहा है? यस, ये माइट भी फर्स्ट कंडीशन को तो ओबे कर रहा है। तमाम फोर्सेस का सम 0 है, वेट की फोर्स भी है और वेट की फोर्स डाउनवर्ड है। ये बिल्कुल वर्टिकल ऊपर है, ये ह्यूमन एरर की वजह से थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई है, और बैलेंसिंग फोर्स, डायरेक्शन की फोर्स ऊपर की तरफ है।
लेकिन क्या ये सेकंड कंडीशन को भी ओबे कर रहा है? नहीं। अब इस पर ये जो दो फोर्सेस लग रही हैं, दो अलग अलग पॉइंट्स पर लग रही हैं। पहले जो फोर्सेस लग रही थी वो दोनों फोर्सेस सेम पॉइंट्स पर लग रही थी, तो सेकंड कंडीशन फॉलो हो रही थी। लेकिन अब अगर आप यहाँ पर मोमेंट आर्म ड्रॉ करें तो ये भी एक टॉर्क प्रोड्यूस करवाना चाहती है, वेट की फोर्स। एक फोर्स ये भी है, ये भी एक टॉर्क प्रोड्यूस करवाना चाहती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्लॉकवाइज टॉर्क की वजह से वो जो कोन जिसको आपने अनस्टेबल किया था, इस क्लॉकवाइज टॉर्क की वजह से वापस नीचे आ गिरेगी और इसी कंडीशन में, इसी सूरत हाल में वापस आ जाएगी। तो याद रखिएगा, जब आप किसी इक्विलिब्रियम को अनस्टेबल कर दें, टिल्ट कर दें, छोड़ने पर वो वापस अपनी हालत में, असल हालत में आ जाए, दैट इज कॉल्ड एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। जब आपने फोर्स लगाया उस वक्त तो एक लम्हे के लिए अनस्टेबल हो गया, लेकिन छोड़ने पर वापस अपनी असल हालत में आ गया। तो चूंकि ये वापस अपनी असल हालत में आ गया, इसलिए इसे हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। स्टेबल इक्विलिब्रियम में डियर स्टूडेंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर पैदा होने वाला टॉर्क बॉडी को अपनी असल यानी स्टेबल हालत में ले आता है, इसलिए उसे हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर तो आप इसे ज़रूरत से ज़्यादा टिल्ट कर दें कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इतना टिल्ट कर दें कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी बेस से ही बाहर आ जाए, तो फिर ये अपने आप को असल हालत में लाने के काबिल नहीं रहेगा, ये घूम कर गिर जाएगा। उसको कहते हैं ये रोल ओवर हो जाएगा, गिर जाएगा, लुढ़क जाएगा। तो अगर तो इसे स्टेबल इक्विलिब्रियम रखना है, तो इसे स्टेबल इक्विलिब्रियम रखने के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी बेस में ही होना चाहिए। अगर आप इसको इतना टिल्ट कर दे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस से बाहर आ जाए, लुढ़काते जाएं, तो उस सूरत में ये लुढ़क जाएगा, गिर जाएगा, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा। तो डियर स्टूडेंट, स्टेबल इक्विलिब्रियम आपने समझ लिया कि जैसे टिल्ट करने पर छोड़ने पर वो वापस अपनी असल हालत में आ जाए, उसे स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। जो दूसरी स्टेट क्या है? दूसरी स्टेट है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। डियर स्टूडेंट्स, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या लग रहा है आपको? क्या होगा? नाम से समझ में आ रहा है ये स्टेबल नहीं है, ये वापस अपनी असल हालत में आने के काबिल नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, मान लें कि अब आपने एक करतब करने की कोशिश की है, उस कोन को उसके वर्टेक्स पे बैलेंस करने की कोशिश की है ज़मीन पर, लाइक दिस। डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त भी इसके ऊपर दो फोर्सेस ही लग रही हैं। एक फोर्स इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर है जो इसे नीचे बुलाना चाह रही है, वो इसकी वेट की फोर्स है। एक फोर्स है जो इस पर ऊपर की तरफ लग रही है, वो इस टेबल की बैलेंस फोर्स है, रिएक्शन की फोर्स है। इस वक्त तो ये बिल्कुल बैलेंस है। मैंने आपको क्या कहा था? इस वक्त तो ये इक्विलिब्रियम में है। मैंने क्या कहा था कि अगर आप इस कोन को इतना टिल्ट कर दें कि ये इसकी बेस से बाहर निकल जाए तो ये अनस्टेबल बन जाएगा, गिर जाएगा, अपनी असल हालत में वापस नहीं आएगा। अब देखिए ज़रा, अगर मैं इसको टिल्ट करता हूँ तो क्या होगा? इसको टिल्ट करने पर ये इसकी बेस तो एक पॉइंट जितनी, हल्का सा भी टिल्ट करूँगा तो ये अपनी बेस से बाहर आ जाएगा। करके देखते हैं। तो देखिए जी, कुछ इस तरह से ये साइड इसकी टिल्ट हुई। अब इसका बेस उधर ही है, मगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस से बाहर आ गया। क्या ख्याल है? यहाँ पर इसकी अपवर्ड फोर्स लग रही है इसको बैलेंस करने वाली, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी चूँकि बेस से बाहर आ गया तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगने वाली फोर्स एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा जो कि हमारे इस इक्विलिब्रियम को लुढ़का कर नीचे गिरा देगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बैलेंस तो आपने जब कर लिया था तब इक्विलिब्रियम पे चला गया, लेकिन हल्की सी फोर्स लगाने पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी बेस से बाहर निकल गया। जब बेस से बाहर निकला तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगने वाले वेट ने एक ऐसा टॉर्क प्रोड्यूस किया कि ये वापस अपनी असल हालत में नहीं आ सका, बल्कि गिर गया, नीचे चला गया। तो एक रूल याद रख लें कि टिल्ट करने पर अगर छोड़ा जाए तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे गिर जाए, असल पोजीशन से भी नीचे गिर जाए, तो इसे कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। फोर्स लगाने पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी उठे, छोड़ने पर वापस अपनी असल हालत में आ जाए, तो इसे कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। एंड द थर्ड, द लास्ट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। डियर स्टूडेंट्स, ये नाम से ही कहानी जाहिर होती है। न्यूट्रल पर किसी का फर्क नहीं पड़ता
न्यूट्रल, हैज़ नो इफेक्ट। इसकी बड़ी मज़ेदार एग्जांपल है ये बॉल। देखें ये बॉल इस वक्त ज़मीन पर पड़ा हुआ है, इसका वेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे नीचे की तरफ, बैलेंस करने वाली फोर्स ऊपर की तरफ। अब आप इस बॉल को जैसे मर्जी लुढ़काते हुए जाएं, इसका बॉल रोल तो होता जाएगा फोर्स की वजह से, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना अपनी असल पोजीशन से नीचे आने वाली है, ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी असल पोजीशन से ऊपर जाने वाली है। तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की टाइप कहलाएगा। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की एक मिसाल और भी दी जा सकती है। एक सिलेंडर जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सिलेंडर के सेंटर में है, इसको भी अगर आप रोल करवा दें तो ये रोल होता जाएगा, मगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका ना नीचे आने वाला ना ऊपर जाने वाला। तो ये तो हो गई हमारी बातें स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे चलते हैं। अब हम इस चैप्टर की आखिरी गुफ्तगू को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो चलिए फिर सेंट्रीपिटल फोर्स के ऊपर बात करते हैं। डियर स्टूडेंट, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स को समझने से पहले थोड़ा सा सर्कुलर मोशन को समझें। देखें डियर स्टूडेंट्स, जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो अब आप ये बात जान चुके हैं कि सर्कुलर पाथ में अगर एक बॉडी बेशक कांस्टेंट वेलोसिटी से ही क्यों ना मूव कर रही हो, क्या मतलब है इसका? यानी जब बॉडी यहाँ पर है तो भी इसकी वेलोसिटी लेट से 5 मीटर्स पर सेकंड है, और बॉडी मूव करते करते जब यहाँ पहुँचती है तो भी इसकी वेलोसिटी लेट से 5 मीटर्स पर सेकंड ही है, और मूव करते करते जब बॉडी यहाँ पहुँचती है तो भी इसकी वेलोसिटी लेट से 5 मीटर्स पर सेकंड ही है। द बॉडी इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इसके बावजूद कि ये बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, हर पॉइंट पर, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, हर पॉइंट पर इस बॉडी की वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन को बदल रही है। आपको मैंने बताया हुआ है सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट होती है। तो इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, इस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, इसीलिए इसको टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर वेलोसिटी हर पॉइंट पर अपनी डायरेक्शन को तब्दील कर रही है, तो इसका मतलब ये जान लीजिए कि कोई फोर्स ऐसी है जो इसकी वेलोसिटी को तब्दील करने के लिए, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन को तब्दील करने के लिए मौजूद है। ये जो मैंने अभी वर्ड बोला ना, ये फंबल नहीं था कि वेलोसिटी को तब्दील करने के लिए। वेलोसिटी एक वेक्टर है, वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी है और वेलोसिटी में डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी चेंज हो जाए तो वेलोसिटी बदल गई। तो चूंकि डायरेक्शन बदल रही है, इसका मतलब है वेलोसिटी बदल रही है। तो कोई फोर्स ऐसी है जो कि हर पॉइंट पर सर्कुलर पाथ में इस वेलोसिटी की डायरेक्शन को तब्दील कर रही है। डियर स्टूडेंट्स, ये फोर्स अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है। इसी फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ये फोर्स हमारी बॉडी को सर्कल के साथ कनेक्ट किए हुए रखती है। ये वो फोर्स है जो कि इस ऑब्जेक्ट को अलोंग द रेडियस टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल कनेक्ट किए हुए रखेगी। ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल है सर्कुलर पाथ के। ये फोर्स ना हो तो वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन ना बदले और ऑब्जेक्ट निकल जाए। चलिए एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, ज़रा सोचिए। आप एक ऑब्जेक्ट को, लेट से एक छोटे से पत्थर को एक धागे के साथ बांधकर अपने सर पे घुमा रहे हैं। जब तक आप उसको अपने सर पे घुमा रहे हैं, आपको अपने हाथ पर एक फोर्स महसूस हो रही है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। जब तक ये फोर्स आपके हाथ पर लग रही है, वो धागा उस पत्थर के साथ सर्कल में घूम रहा है। टक करके धागा टूट गया तो क्या आपको अपने हाथ पे फोर्स लगेगी? नहीं, कोई फोर्स महसूस नहीं होगी। सेंट्रीपिटल फोर्स ज़ीरो हो गई। जब सेंट्रीपिटल फोर्स ज़ीरो होगी, सेंटर की तरफ लाने वाली फोर्स ज़ीरो होगी, तो क्या पत्थर ऊपर ही घूमता रहेगा? नो, वो किसी टेंजेंट की डायरेक्शन में सर्कल को छोड़कर चला जाएगा। तो मैंने बोला ना कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज नेसेसरी फॉर ऑब्जेक्ट टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ।
तो इसको डिफाइन भी एक्चुअली यूं ही किया जाता है, फोर्स रिक्वायर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू मूव along a circular path is called as centripetal force। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये फोर्स है सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए ज़रूरी है। डियर स्टूडेंट्स, ये फोर्स चंद चीज़ों पे डिपेंड करती है। इस फोर्स का फॉर्मूला देख लें, फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये फोर्स उस ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करती है, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के स्क्वायर पे डिपेंड करती है और रेडियस पे डिपेंड करती है। तो फॉर्मूला है mv² ओवर r। डियर स्टूडेंट्स, ये सेंट्रीपेटल फोर्स हर सर्कल में घूमती हुई चीज़ के लिए नेसेसरी है। मैं आपको बता चुका हूँ कि जब वो धागा टूटेगा तो सेंट्रीपेटल फोर्स जीरो होने की वजह से पत्थर सर्कल में नहीं घूमता रहेगा बल्कि सर्कल को छोड़कर चला जाएगा। इसी तरह से हमारी किताब में चंद एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्सेस या सोर्सेज ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्सेस लिखे हुए हैं। डियर स्टूडेंट्स, चलिए फिर बुक की तरफ चलते हैं और चंद एक सोर्सेज ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स डिस्कस करते हैं। इमेजिन करें कि ये सोलर सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है। अर्थ सूरज के गिर्द घूम रही है, घूमने के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स रिक्वायर्ड है, और मून अर्थ के गिर्द घूम रहा है, घूमने के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स रिक्वायर्ड है। तो डियर स्टूडेंट्स, सोचिए फिर उस चांद के लिए कि जो चांद अर्थ के गिर्द घूम रहा है, कौन सी फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स के तौर पे काम कर रही है। आप जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इस मून को अर्थ के साथ जोड़े रखने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ही एज अ सेंट्रीपेटल फोर्स काम कर रही है और इस मून को अर्थ के साथ जोड़े हुए है। इसी तरह से अर्थ सन के गिर्द रिवॉल्व कर रही है, तो अर्थ और सन की ग्रेविटी रिस्पॉन्सिबल है अर्थ को सन के सेंटर के गिर्द घुमाने के लिए। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल और हमारी किताब में गिवन है, एंड दैट इज द ड्रायर। ड्रायर वो जिसको आप कपड़े खुश्क करने के लिए घरों में इस्तेमाल करते हैं, आम लैंग्वेज में जिसे स्पिनर कहा जाता है। जब आप कपड़े खुश्क करने के लिए ड्रायर में डालते हैं, ड्रायर उन गीले कपड़ों को बहुत हाई वेलोसिटी पे घुमाता है और सारे कपड़े जाकर दीवारों के साथ ड्रायर की वॉल्स के साथ टकराते हैं। वो ड्रायर की वॉल्स जिन पर छोटे छोटे सुराख हैं, उन सुराखों में से पानी बह जाता है और कपड़े खुश्क हो जाते हैं। अब मुझे बताएं, उन कपड़ों को सर्कल में घुमाने के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स कहाँ से आ रही है। द सेंट्रीपेटल फोर्स इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल एंड द क्लोथ्स। उन कपड़ों और दीवारों के दरमियान एक फ्रिक्शन की फोर्स है जो कि उन कपड़ों को स्लिप नहीं होने दे रही और वो उस सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, और उनके घूमने की वजह से जो पानी के पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स फ्री हैं, उनके साथ कोई स्ट्रिंग नहीं, धागा नहीं जुड़ा हुआ जो कि पानी को सर्कुलर पाथ में घूमने पर मजबूर करे। इसलिए जो पानी के मॉलिक्यूल्स या एटम्स फ्री हैं वो उस ड्रायर के सुराखों में से निकल जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से एक और एग्जांपल जो हमारी किताब में डिस्कस नहीं है लेकिन मैं बताना ज़रूर चाहता हूँ। जब आप बहुत हाई वेलोसिटी पे टर्न लेते हैं अपनी गाड़ी का, रोड और टायर्स के दरमियान फ्रिक्शन ही सेंट्रीपेटल फोर्स का काम करती है और आप टर्न लेने पर कामयाबी से मुड़ जाते हैं। अगर रोड और टायर्स के दरमियान फ्रिक्शन ना हो, इनसफिशेंट हो, जैसे बारिश के दिनों में, तो जब आप सडनली टायर मोड़ते हैं रोड पर तो फ्रिक्शन कम होने की वजह से वो टायर स्लिप कर जाता है, नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स नहीं मिलती, आप सर्कुलर पाथ को कंटिन्यू नहीं कर पाते। डियर स्टूडेंट्स, एक मिसाल और हमारी किताब में दी गई है, दैट इज़ द क्रीम सेपरेटर। मदानी कहते हैं जिसको, जब आप दूध को एक ऐसे बाउल में डालकर बहुत हाई स्पीड पे रोटेट करते हैं। क्रीम सेपरेटर में बेसिकली एक ऐसा ब्लेड लगा होता है जो कि हाई वेलोसिटी पे टर्न कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे उस दूध के अंदर मुख्तलिफ पार्टिकल्स हैं, कुछ लाइटर पार्टिकल्स हैं, कुछ हैवियर पार्टिकल्स हैं। हैवियर पार्टिकल्स पर ज़्यादा सेंट्रीपेटल फोर्स लगती है और हैवियर पार्टिकल सेंटर से दूर चले जाते हैं।
सेंटर से दूर यहाँ तो हमने ऐसी कटोरी लगाई होती है जो कि उन पार्टिकल्स को एक जगह पे इकट्ठा कर ले। वो हैवियर पार्टिकल्स बेसिकली क्रीम या मक्खन भी हो सकता है, उसको सेपरेट कर लिया जाता है। और जो लाइटर पार्टिकल्स हैं जिसमें पानी का कंटेंट ज़्यादा है उसको वे कहते हैं, वो सेंटर में रह जाता है, उसको सेपरेट कर लिया जाता है। दिस इज़ हाउ सेंट्रीपेटल फोर्स इज एम्प्लॉयड टू सेपरेट द क्रीम आउट ऑफ दैट मिल्क। यहाँ पर भी जो सोर्स है वो रोटेशन है। उम्मीद करता हूँ कि ये सेंट्रीपेटल फोर्स तक की गुफ्तगू आपको समझ आई है। बहुत सिंपल सी डिस्कशन थी। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। अगले लेसन में हम बात करेंगे चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफ़िज़।